हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 4th ऑफ अगस्त 2024। ऑलरेडी 5th ऑफ अगस्त मैंने डाल दिया है, तो ये लेट अपलोड है। पहला आर्टिकल देखते हैं। इसमें बात हो रही है लोक अदालत की, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्गेनाइज कर रही है वीक लॉन्ग। तो हम लोक अदालत का स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। ऑल्सो आपको क्या करना है कि जहाँ से भी आप पॉलिटी पढ़ते हो वहाँ से आपको इसे रिवाइज कर लेना है। तो पहली लोक अदालत कब हुई थी? गुजरात में हुई थी 1980s में। गुजरात में हुई थी। फिर उसके बाद 1987 में एक लॉ पास हुआ, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। उसके अंदर लोक अदालत को दे दिया गया स्टैट्यूटरी स्टेटस। ठीक है, लोक अदालत का मतलब होता है पीपल्स कोर्ट। ये बेसिकली एक एडीआर है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब ये क्या होता है, एडीआर क्या होता है कि मतलब दो लोग आपसी में समझौता करके नेगोशिएट कर लें या फिर मीडिएशन के थ्रू ऐसे करके एक बेनिफिशियल कंक्लूजन पे पहुंचे। दोनों जो डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं दोनों को बेनिफिशियल कंक्लूजन मिले। अब देखो, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है इसके अंदर बॉडीज भी हैं कई, जैसे नेशनल नालसा बॉडी है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है। तो ये सब टाइम टू टाइम क्या करते हैं, लोग अदालत ऑर्गेनाइज करते हैं और इवन डिसाइड करते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट भी करता है, हाई कोर्ट भी करता है। तो ये सब डिसाइड करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का, लोक अदालत का। तो लोक अदालत में मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? सर्विंग या रिटायर्ड जुडिशियल मेंबर्स हो सकते हैं, इवन अदर लोग भी हो सकते हैं। ये भी डिसाइड यही करते हैं स्ट्रक्चर में कौन कौन हो सकता है। ठीक है, तो एडवोकेट्स वगैरह भी हो सकते हैं। अब लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट में 1987 के, इसमें हुआ अमेंडमेंट 2002 में, और इस अमेंडमेंट ने अलाउ कर दिया परमानेंट लोक अदालत सेटअप करने के लिए। पहले तो क्या था कि जैसे वीक लॉन्ग इन्होंने किया है, वैसे कुछ परमानेंट लोक अदालत भी सेटअप हो गई। ठीक है, तो ये याद रखना कि इसका भी प्रोविजन है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है। तो कोई भी अगर मैटर है जो कि पेंडिंग बिफोर द कोर्ट है या फिर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, तो वो यहाँ पे डिस्कस हो सकता है। इवन कोर्ट जो है, अगर मान लो कि पेंडिंग बिफोर द कोर्ट है, तो जो पार्टीज़ हैं अगर वो रिक्वेस्ट करती हैं कि हमारा केस जो है वो लोक अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो वो भी किया जा सकता है। अब जो लोक अदालत होता है, इवन प्री लिटिगेशन स्टेज पे भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है कि अभी फाइल ही नहीं किया गया है, बट वन ऑफ द पार्टीज़ कहती है कि हमें लोक अदालत के थ्रू करना है, तो कर दिया जाएगा। अब लोक अदालत के पास पावर कैसी होती है? इसकी पास पावर होती है सिविल कोड की, अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ठीक है, और जो भी ये डिक्री देगा या अवार्ड देगा वो बाइंडिंग होता है पार्टीज पे। उसके बाद पार्टीज जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते कि हाँ, कि मतलब कोर्ट में अप्लाई कर दिया कि अब बताओ अब रेजोल्यूशन क्या है, क्योंकि उन्होंने खुद ही डिसाइड किया था कि हम एमिकेबली अपने में ही डिस्कस कर लेंगे लोक अदालत में। तो अब वो फाइनल और बाइंडिंग डिसीजन देता है। ये याद रखने वाली बात है। फर्दर जो है, लोक अदालत अपना खुद का प्रोसीजर डिसाइड कर सकता है कि हमें कैसे करना है। तो यहाँ रिजिड प्रोसीजर नहीं होता है, बहुत मतलब सिंपल प्रोसीजर रखे जाते हैं, कोर्ट जैसा नहीं रहता है। ऑल्सो यहाँ पे कोई ऐसा मैटर डिस्कस नहीं किया जा सकता है जो कि नॉट कंपाउंडेबल है अंडर एनी लॉ। ठीक, नॉट कंपाउंडेबल का मतलब ऐसे ऑफेंसेस जो सीरियस नेचर के होते हैं, जिन्हें ऐसे एडीआर के थ्रू नहीं सॉल्व किया जा सकता। सीरियस के नेचर के, जैसे किसी ने मर्डर कर दिया यार, अगर मर्डर कर दिया तो आप किसी को ऐसे एडीआर के थ्रू तुम्हें ना वो करोगे। ठीक है, तो नॉट कंपाउंडेबल जो होते हैं अंडर एनी लॉ, वो ऑफेंसेस इसके अंदर कवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, इतना काम का था। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, झारखंड जो है वो अपने डैम से पानी रिलीज करेगा, तो बंगाल में फ्लड्स आने के चांसेस हैं। तो हमें ये सब काम करनी है कि ये क्या चीज़ है। हमारे लिए काम का क्या है, इसी बहाने हम देख लेंगे झारखंड में डैम कौन कौन से हैं। एक आ चुका है ऑलरेडी प्रीलिम्स में, तो देख लेते हैं। अब देखो, ये रहा हमारा दामोदर रिवर। पहले तो दामोदर रिवर कहाँ से, ये देखो, ये जा रही है दामोदर रिवर, और मिल किस में रही है? हुगली रिवर में मिल रही है। ठीक, तो और ये राइज कहाँ से होती है? पलामऊ हिल्स, जो कि हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में, और ये कहाँ पे? झारखंड में। यहाँ से राइज होती है। अब देखो, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है कोनार रिवर जिस पे है कोनार डैम, और एक ट्रिब्यूटरी है इसकी बराकर, जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। अब देखो, अगर ये इधर फ्लो कर रही है तो इस साइड क्या हुआ? ये लेफ्ट हुई, ये राइट हुआ, क्योंकि अपना फेस इधर करो और देखो जो लेफ्ट साइड होगा वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है बराकर रिवर है, और ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। अब इस पे डैम कौन कौन से हैं? ये तो देखो, तिलैया डैम है, मैथॉन डैम है। शायद तिलैया या मैथॉन में से मैथॉन आया था शायद प्रीलिम्स में। तो कोनार एक ट्रिब्यूटरी हो गई, एक ये हो गया, और देखो एक तेनू घाट करके एक डैम है। एक पांचेत सीरीज का कोल पढ़ोगे आप ज्योग्राफी में, वो भी देखो यहीं पे है, पांचेत
सीरीज का कोल है तो यहाँ पे 5-6 डैम भी हो गया। तो हमने कितने याद कर लिए डैम? मैथॉन, तिलैया, कोनार, तेनूघाट, पांचेत। अब देखो एक चीज और देख लो, एक अगर अजय रिवर पूछे तो देखो ये भी जाके मिल रही है इधर। और देखो एक और रिवर है कंसाबाती। अब लगेगा कि ये साउथ का कहीं का नाम है, बट ये साउथ साउथ का नहीं है। अब ये जो आर्टिकल है ये बात करता है अंटार्कटिका में जो आइस शेल्फ की मेल्टिंग हो रही है उसके बारे में। तो हमारे लिए काम का क्या है? एक टर्म काम का है बॉटम अप मेल्टिंग, कॉल्ड बसाल्ट मेल्ट। तो याद रखना बॉटम अप मेल्टिंग और बसाल्ट मेल्ट रिलेटेड है मेल्टिंग ऑफ आइस शेल्फ इन अंटार्कटिका। ठीक है, ये याद रखना। अब अंटार्कटिका में जो आइस शेल्फ है वो बॉटम अप क्यों मेल्ट करती है देखते हैं। ये रही हमारी मान लो आइस शेल्फ और ये है हमारा सराउंडिंग ओशियन। अब देखो टेम्परेचर राइज की वजह से क्या हुआ कि इधर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब जब यहाँ से जो पानी मेल्ट कर रहा है वो तो ठंडा है, ठंडा है प्लस इसमें कोई सॉल्ट नहीं है। तो ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे कि जब सॉल्ट नहीं होता है या कम होता है प्लस कोल्ड वाटर जो होता है ये लाइटर होता है तो ये फ्लोट करता है अब डेंसिटी की वजह से ये फ्लोट करता है अब वार्म वाटर। तो वार्म वाटर नीचे हो गया और जो हमारा ठंडा पानी है वो ऊपर हो गया। अब देखो इससे मेल्ट होकर पानी यहाँ आया। अब देखो वार्म वाटर जो है वो चला गया बॉटम में। अब नीचे ये जो आइस शेल्फ होती है ये नीचे जो ग्राउंडिंग लाइन होती है एक, ठीक है, जिससे सपोर्ट लेती है ये, जिसके ऊपर ये रहती है। अब वहां से ये धीरे धीरे क्या करने लगेगी, यहाँ से इसको गर्म पानी की वजह से मेल्ट होने लगेगा यहाँ से भी। तो धीरे धीरे ये आइसबर्ग की तरफ बनने लगेगा। तो इस तरीके से मेल्टिंग होती है, ये याद रखना। बाकी याद रखना चाहो तो थर्वीट ग्लेशियर याद रख लो कि अंटार्कटिका में डॉटसन आइस शेल्फ जो है ये अंटार्कटिका में, अमंडसन सी जो है वो अंटार्कटिका में। बस इतना ही काम का है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इस आर्टिकल में क्या है, इस आर्टिकल में काम का क्या है कि अल्जाइमर का बेसिकली नया ब्लड टेस्ट है। पहले क्या करते थे कि हम सीटी स्कैन वगैरह करते थे, उससे पता करते थे कि क्या डिजीज है कि नहीं है। अब क्या है, हमने एक ब्लड टेस्ट डिस्कवर कर लिया। ये बस नाम याद रख लो, प्री सीवीटी AD2। ये किससे रिलेटेड है? अल्जाइमर से रिलेटेड है। बस अल्जाइमर क्या है, भूलने की बीमारी है, क्या है, कुछ नहीं, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। सोमालिया में अब एक इंसर्जेंसी ग्रुप है अल शबाब, उसने अटैक कर दिया वहाँ की कैपिटल सिटी जो कि मोगादिशु है, उसके बीच पे बॉम्बिंग वगैरह वगैरह हुई। तो हमें बस ये याद रखना है कि मोगादिशु किससे रिलेटेड है, सोमालिया से रिलेटेड है। अब मैप पे देख लेते हैं। देखो ये रहा हमारा मोगादिशु, यहीं पे ये इसका कैपिटल भी है। देखो इक्वेटर से ऊपर है। और देखो उस दिन बताया था मैंने, सोमालिया जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लाई करता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज 4 लाई करती हैं? सीड कंट्रीज। ये हो गया सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और डी से दीजिबौती। और एक इंपॉर्टेंट बात, देखो बाउंडेड किससे है नॉर्थ में? गल्फ ऑफ एडन से। ठीक है, ऊपर जाओगे तो रेड सी आ जाएगा। और यहाँ पे एक सुकोत्रा आइलैंड है, ठीक, सुकोत्रा आइलैंड है। ये कौन करता है? यमन करता है। यमन देखोगे तो ऊपर इधर मिलता है कहीं पे, यमन है एडमिनिस्टर करता है। बट जियोग्राफिकली ये जो पार्ट है ये है अफ्रीका का पार्ट। ठीक, ये याद रखना, सुकोत्रा आइलैंड ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बेसिकली पिछले साल 2023 में फ्लड्स भी आए थे। अभी ड्रॉट की कंडीशन चल रही हैं। ये एल नीनो से बहुत इफेक्ट होता है, प्लस इंडियन ओशन डायपोल से भी बहुत इफेक्ट होता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इस आर्टिकल में जो है वो मलेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा कर लो, नोट्स बना लो, क्योंकि एक ही बार इसको पढ़ना है, उसके बाद बार बार नहीं पढ़ना है, क्योंकि हर बार न्यूज़ में आएगा मलेरिया तो मलेरिया थोड़ी पढ़ते रहोगे। तो मलेरिया जो कॉज कॉज कौन करता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स जो होते हैं वो कॉज करते हैं। याद रखना ये वायरस से कॉज नहीं होता है, ये प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स में भी 2 इंपॉर्टेंट है जो अफेक्ट करते हैं काफ़ी पॉपुलेशन को। पहला फेल्सीपैरम, पी प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, फेल्सीपैरम, और होता है दूसरा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ये मेन है स्ट्रेन जो कॉज करती है मलेरिया। अब मलेरिया जो है कैसे होता है, ये जो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो होता है, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो होता है, इसके बाइट से होता है। अब देखो मलेरिया बहुत प्रिवेंटेबल है और क्योरेबल है। वैक्सीन बनी इसकी। अब पहली वैक्सीन जो WHO ने रिकमेंड की उसका नाम क्या था? मॉस्क्यूरिक्स। अब मॉस्क्यूरिक्स जो है इसका ये तो ट्रेड नेम है। कभी कभी मान लो प्रीलिम्स में पूछ दे या कि ये क्या चीज़ है, देखो ऐसे कि RTS SAS01, RTS या एस डॉ ये AS01 जो है ये क्या है? तो ये मॉस्क्यूरिक्स ही है।
बस इसका नाम जो कोई ये ईजी है बोलना, तो इसलिए ये रख दिया गया है, पहले ये था, तो ये याद रखना। दूसरा R21 याद रख लो, ये भी इसकी वैक्सीन है, WHO ने रिकमेंड की है, 2 वैक्सीन है इसकी। तो बस इतना ही याद रखने वाली बात है। और जो ये पहली वाली बनी थी, ये RTS-AS01 वाली, ये इंजेक्टेबल वैक्सीन है। इवन ये हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट भी थोड़ा सा प्रिवेंशन दिखाती है, और ये टारगेट करती है जो फैल्सीपैरम हमने बताया ना, पी फैल्सीपैरम स्ट्रेन को, उसको टारगेट करती है। अब देखो ये आर्टिकल जो है वैसे ही मैं वाजीराम के प्रीलिम्स पॉइंटर जो मैं डिस्कस करता हूँ उसमें मैंने डिस्कस कर लिया है। वीडियो के एंड में जो एलिमेंट्स ऐसे ऐसे बन के आते हैं वीडियोस के, उसमें मैं उसका वीडियो डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। ये नए नए व्यूअर्स के लिए है, और पुराने व्यूअर्स के लिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ इसमें। देखो, अब एक है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, तो याद रखना है ये एक एनजीओ है बर्ड कंजर्वेशन वगैरह के लिए, एनिमल कंजर्वेशन के लिए भी है। ये जो है ये कोलैबोरेट करता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के साथ। अब बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है? ये भी एक एनजीओ है, ये इंटरनेशनल लेवल पे है, तो ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया जो है डिजिग्नेट करता है ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो इसको इंडिया में कौन हेल्प करता है? बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी हेल्प करता है। ये इस आर्टिकल से अलग कट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये दिख गई ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने कहा बता देता हूँ। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। अब नामदफा के बारे में देख लेते हैं। नामदफा जो टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क है, इसमें रिवर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? एक दाऊ दाऊ निहिंग रिवर बताया था मैंने, दाऊ निहिंग रिवर जो ट्रिब्यूटरी किसकी है? ब्रह्मपुत्रा की। दूसरी कौन सी है? नामदफा रिवर है। और ये क्या है? ये ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है हमारा, और ये ट्राई जंक्शन में प्रेजेंट है किसके? चाइना, म्यांमार और इंडिया के। अब ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली हिस्ट्री का आर्टिकल है, मेडिवल हिस्ट्री का, बट फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। अब जो हम्पी है ये किसका कैपिटल था? ये था विजयनगर किंगडम का कैपिटल। विजयनगर किंगडम एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1336 में, बाई हरिहर एंड बुक्का, हरिहरा एंड बुक्का। अब चला कब तक था? 1570 तक। अब इसमें 4 डायनेस्टी थी, SST सब्जेक्ट होता है, और लास्ट में ए। ऐसे याद रख लो कि यही ऑर्डर है डायनेस्टीज का। पहली कौन सी डायनेस्टी थी? संगमा। फिर दूसरी कौन सी थी? सलुवा। फिर तुलवा, तुलवा डायनेस्टी, और उसके बाद अरायवाइडू डायनेस्टी। अब तुलवा डायनेस्टी में कौन था हमारा रूलर? कृष्णदेवराय, जो कि इंपॉर्टेंट रूलर है विजयनगर किंगडम के। इस बार भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन था इनके रिगार्डिंग। इन्होंने रूल कब से कब तक किया था? इन्होंने रूल किया था 1509 से 30 तक, ठीक, ये याद रखना है, कृष्णदेवराय को याद रखना है। अब टेम्पल्स देख लो, विरूपक्ष टेम्पल है, दूसरा विट्ठल टेम्पल है। अब देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, एमपी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो एक प्लेस और है यहाँ पे, अनायगुंडी, ये भी याद रखना है कि ये भी हमारा, ये तीनों जगहें जो हैं याद रखना है कि ये सब रिलेटेड है, और ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ही आते हैं। अब विरूपक्ष टेम्पल, विरूपक्ष किसको बोलते हैं? शिव जी को बोलते हैं। और ये जो टेम्पल है ये द्रविड़ स्टाइल में बना है, इसमें तुम्हें गोपुरम मिलेंगे। गोपुरम क्या होते हैं? बड़े बड़े गेटवेज होते हैं, उनको गोपुरम बोलते हैं। ये नॉर्थ इंडियन वाले में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट विट्ठल देख लेते हैं, और नहीं पहले इसको बता देता हूँ। ये 7th AD में बना था, इसको एक्सपैंड हुआ था ये विजयनगर में, इवन होशालाज ने इसको एक्सपैंड किया था। ये सब आप पढ़ोगे मेडिवल में, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। और विट्ठल टेम्पल है, यहाँ पे आपको स्टोन चेरियट मिलता है, जो कि इंपॉर्टेंट, जो आपके 50 रुपये के नोट पे रहता है, वो यहीं विट्ठल टेम्पल पे ही है। अब ये किसको डेडिकेटेड है? विट्ठल बोलते हैं हम विष्णु जी को, ठीक है, तो विष्णु जी को डेडिकेटेड है ये टेम्पल। इसको श्री विजय विट्ठल टेम्पल भी बोलते हैं, श्री विजय विट्ठल टेम्पल भी बोलते हैं। और ये एक्सपैंड हुआ था बेसिकली, किसने एक्सपैंड किया था? कृष्णदेवराय ने एक्सपैंड किया था, बस बट बनाया किसने था? देवराय टू ने बनाया था। ये कृष्णदेवराय से पहले था, उसने बनाया था, बट एक्सपैंड कृष्णदेवराय ने किया था। और हम्पी जो सिटी है ये किस पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है तुंगभद्रा रिवर पे। अब ये मुझे बता दो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? कमेंट कर सकते हो, या अगर वीडियो सही लगे तो लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मुझे डिटेल में डिस्कस करना है या फिर शॉर्ट में बनाना है बहुत। तो देखो ये इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि JNK के गवर्नर ने कुछ सिविल सर्वेंट्स को हटा दिया है, तो हमें बस ये देखना है कि आर्टिकल 311 का काम क्या है। यही हमारे प्रीलिम्स के काम का है, अगर थोड़ा बहुत है तो। वैसे मैंने वाजीराम पॉइंटर्स में डिस्कस किया है, वो वीडियो देख लेना। वीडियो के एंड में मैं ऐसे एलिमेंट्स होते हैं वीडियो के, वो छोड़ दूंगा, वहाँ से देख लेना। यहाँ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। बेसिकली आर्टिकल क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है सिविल सर्वेंट्स का रिडक्शन इन रैंक, रिमूवल, ठीक है, बिना इंक्वायरी किए। तो इंक्वायरी इस आर्टिकल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंक्वायरी करनी पड़ेगी, सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन अलाउ करना पड़ेगा उस पर्सन को, ताकि वो अपना केस प्रेजेंट कर सके। और जो भी कमिटी बनेगी या कुछ भी बनेगा, वो जो इंक्वायरी करेगी वो हायर होना चाहिए इन रैंक देन द अपॉइंटिंग बॉडी, जिसने इसको अपॉइंट किया था, जिसने सिविल सर्वेंट को अपॉइंट किया था।
मिलिट्री पर्सनल के लिए नहीं है, जैसे डिफेंस पर्सनल के लिए ये सब नहीं है। और जो भी डिसीजन ये बॉडी लेती है, जो अथॉरिटी लेती है, वो फाइनल होता है। इतना ही काम का है, बाकी मैंने पॉइंटर्स में डिस्कस किया डिटेल में, वहाँ से देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये जो स्टेटमेंट वगैरह है, ये जो है मेंस में यूज़ कर सकते हो, हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए काम का नहीं है। प्रीलिम्स के लिए काम का क्या है हमारे लिए, देखो ये पहली बात, इंडिया फूड सरप्लस हो गया है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम किस किस चीज़, किन किन चीज़ों के लिए हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम दूध के, पल्सेस के, और देखो लेकिन फिर भी हम पल्सेस के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। मैंने एक आर्टिकल में बताया था कुछ दिन पहले। स्पाइसेस के भी लार्जेस्ट, मतलब हम मसाले ज़्यादा बनाते हैं, हम पल्सेस ज़्यादा बना रहे हैं, मिल्क में बना रहे हैं, तो ऐसा याद कर लो, मिल्क में मसाला मिलाया, ऐसा करके कुछ याद कर लो कि इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसके किसके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेकंड वाला। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये हमेशा एक साथ ही आता है, तो याद कर लो सेकंड लार्जेस्ट। कॉटन हो गया, शुगर हो गया, टी हो गया, फार्म फिश याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, एक बार देख लेना बस। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।